हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज पॉइंट 02। मैं नासिर जिलानी आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको हरी खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। हरी खाद कब लगाना चाहिए, कौन कौन सी हरी खाद का प्रयोग करना चाहिए और इसके अलावा कौन कौन सी हरी खाद हैं जिनका मिट्टी के साथ अच्छा संबंध होता है। यानी आज आपको अपनी इस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगा कि मिट्टी और हरी खाद का क्या संबंध होता है। तो फ्रेंड, अपने वीडियो की तरफ चलने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। जैसा कि आप लोगों को पता है, रबी की फसल कटने के लिए तैयार है या कुछ जगहों पर कटाई चालू भी हो चुकी है। सरसों और गेहूं के कट जाने के बाद हमारे खेत खाली हो जाते हैं। इसके बाद खरीफ के सीजन के लिए लगभग 2.5 महीने का टाइम रह जाता है। तो फ्रेंड, आज के अपनी इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस टाइम ड्यूरेशन में जब आपने रबी की फसल ले ली और खरीफ के लिए अभी 2.5 से 3 महीने का समय बाकी है, तो उस समय आप अपनी खेतों में क्या करें। तो फ्रेंड, दलहनी फसलों को हरी खाद के रूप में बहुत पहले से ही उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों की प्रचलन के कारण हरी खाद का पिछले कुछ दिनों से रुझान कम हो गया है। लेकिन आज इस करंट टाइम में उर्वरकों की बहुत ज़्यादा खपत होने की वजह से, उर्वरकों को अब बहुत ज़्यादा महंगा होने की वजह से तथा गोबर खाद पर्याप्त मात्रा में पूर्ति न होने की वजह से अब किसान हरी खाद को फिर से अपनाना चालू कर रहे हैं। तो हरी खाद को हमें अपनाना चाहिए जो हमारी मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो हम हरी खाद लगाते हैं इसका मिट्टी के साथ संबंध क्या होता है। आखिर इनमें कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके वजह से ये हमारे खेत की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती हैं। तो फ्रेंड, जो दलहनी फसलों को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, इनकी जड़ें बहुत मजबूत और गहरी होती हैं, जिसकी वजह से ये कम उपजाऊ मिट्टी में भी आसानी से उग जाती हैं। इसके अलावा जो दलहनी फसलें होती हैं जैसे मूंग या उड़द या अरहर, इन सब का घेराव बहुत ज़्यादा होता है जो हमारे खेत के सरफेस को, जो हमारे खेत की सतह को ढक कर रखती हैं, जिसके वजह से मृदा क्षरण नहीं हो पाता, यानी हमारे खेत की मिट्टी भी संरक्षित रहती है। इसके अलावा जो दलहनी फसलों को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, इनकी जड़ों के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। सिर्फ राजमा को छोड़कर जितनी भी दलहनी फसलों को हम हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, इन सबों की जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया, जिनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है, ये पाए जाते हैं। फ्रेंड, राइजोबियम बैक्टीरिया 60 से लेकर 150 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर की दर से ये स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद जब हम कोई दूसरी फसल लगाते हैं तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी ही जो हमारे वातावरण में 79% नाइट्रोजन उपस्थित है, जिसको पौधे सीधे रूप से अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इनको राइजोबियम बैक्टीरिया इसका स्थिरीकरण करते हैं, जिसे नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पौधों को ग्रहण करने योग्य बना देते हैं। फ्रेंड, अब चलते हैं अगली बात कि हरी खाद से हमें प्रोटीन युक्त चारा भी मिलता है। अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो जब हम किसी दलहनी फसल को, जैसे मूंग, उड़द, ढैंचा या अरहर, कोई भी दलहनी फसल को लगाते हैं, तो इनसे हमें हरी खाद के साथ साथ प्रोटीन युक्त हमारे पशुओं के लिए हरा चारा भी प्राप्त हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि हम कौन सी हरी खाद को लगाएं या कौन से ऐसे पौधों को चयन करें जो हरी खाद के लिए उपयुक्त होते हैं। उनके कुछ गुण हम आपको बताते हैं। अगर ये कैरेक्टर उन पौधों में है, ये कैरेक्टर उस फसल में है, आपका हरी खाद लगाने का जो उद्देश्य है ये पूरा हो जाएगा। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि हमारा पौधा तेज वृद्धि करने वाला होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय होता है। इसके बाद खरीफ की फसलों का समय आ जाता है, तो हमें ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए कि जो बहुत तेज वृद्धि करें। दूसरा पॉइंट ये होता है कि इनके पत्ते और इनके तने काफ़ी घेरावदार हों, जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे खेत की सतह को ढक कर रखें। इसके अलावा
ऐसी फसल बोना चाहिए जिससे हमारे पशुओं के लिए चारा भी पर्याप्त मात्रा में मिल सके। अगर आप कुछ दूसरा बोते हैं तो उससे सिर्फ आपकी हरी खाद ही मिलती है, लेकिन अगर आप ऐसे पौधों का चयन करते हैं जो हरी खाद के साथ साथ आपके पशुओं का चारा भी पूर्ति करती है तो आपको इससे डबल फायदा होगा। फ्रेंड, इसमें अगला पॉइंट आता है कि जिस फसल का हम चुनाव कर रहे हैं उसमें रोग और कीट बहुत ज़्यादा ना लगते हों, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आप मुनाफे के लिए हरी खाद लगा रहे हैं। तो अगर उसमें कीट और रोग बहुत ज़्यादा लगते होंगे तो आपको उनका प्रबंध करना पड़ेगा। आप कीटनाशी का प्रयोग करेंगे, आप कवकनाशी का प्रयोग करेंगे, जो आपके लिए और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो फ्रेंड, ये कुछ कॉमन कैरेक्टर थे जिसको आप लोग देखकर हरी खाद का चयन कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ कॉमन हरी खाद की फसलों के, तो इसमें सबसे पहला आता है मूंग को आप उगा सकते हैं हरी खाद के रूप में। दूसरा है आपका उड़द को आप हरी खाद के रूप में उगा सकते हैं। इसके बाद लोबिया को आप हरी खाद के रूप में उगा सकते हैं। अरहर और चने को भी आप हरी खाद के रूप में उगा सकते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप अरहर को जब हरी खाद के रूप में लगाते हैं तो उससे आप दाल नहीं ले सकते, यानी आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि अरहर पके। यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि अरहर को कैसे हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अरहर को जब आप हरी खाद के रूप में बोएंगे तो उससे आप दो बेनिफिट ले सकते हैं। एक ये कि आप उसकी पत्तियों को अपने पशुओं को चारे के रूप में खिलाएं, और दूसरा ये कि जब आपकी खरीफ की फसलों का समय हो जाए तो आप हरे पौधों को ही अपने खेत में रोटावेटर से जुतवा कर बराबर कर दें और उसमें पानी भर दें, तो ये आपका हरी खाद हो जाएगी और जो पत्तियां थी उसको आपका चारा हो जाएगा। आप अगर हरी खाद के लिए अरहर का प्रयोग करते हैं तो उससे आपको दालें नहीं मिलेगी, क्योंकि अरहर को पकने के लिए काफ़ी समय लगता है। अगर आप उतना वेट करेंगे तो आपकी खरीफ की फसल छूट जाएगी। जितनी भी दलहनी फसलें होती हैं इनमें अधिकतर को हरी खाद के लिए उगाया जा सकता है। अब अगली बात आती है ढैंचे की। ढैंचा भी आप लगा सकते हैं। ढैंचे से आपका चारा भी पूर्ति हो जाएगा और आपके खेत में हरी खाद भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप सनई का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस जलवायु क्षेत्र में रहते हैं वहाँ के हिसाब से जो उपयुक्त हरी खाद के लिए फसल हो आप उसका चयन कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आप अपनी खेत में साल में एक बार या 2 साल पे एक बार हरी खाद को जरूर लगाएं, जिससे आपकी सॉइल फर्टिलिटी जो होती है ये मेंटेन रहती है और आपकी मृदा क्षरण भी नहीं होती। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर अपने अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए